जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आचार्य भगवंत का पूरा संघ 2005 में तिलवारा घाट पहुंचा और तिलवारा घाट में पहुंच करके वो एक प्रारंभिक समय था जब तिलवारा घाट में ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना हो रही थी। गुरुवर घूम फिर करके 2014 में पुनः तिलवारा घाट पहुंचे। गर्मी का समय था, स्कूल विद्यालय जो था वो धीरे करके अपने विकास की गाथा रोज लिख रहा था। आज वह एक स्थापित विद्यालय है, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे। आचार्य श्री जी लगातार कहीं से भी निकलते तो तिलवारा घाट पहुँच करके फिर उस विद्यालय को थोड़ा कुछ और पोषित करने के भाव से वो सहज में वहाँ पर पहुँच जाते थे। मुझे याद है उस दिन गुरुवर का मंच बाहर लगाया। पहले दिन प्रवेश हुआ, दूसरे दिन का प्रवचन था और गुरुजी के उद्बोधन में लाइट गोल हो गई। छोटा सा एक बूफर रहता था, बॉक्स जैसा, उसी में से गुरुवर बोल रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा बोल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो बात कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लगातार चारों तरफ मैं देख रहा था। उस वक्त इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे नहीं कि कुछ रिकॉर्ड हो जाए। आचार्य श्री जी बोल रहे थे, 2014 की बात है, गर्मी का समय था। मैं सोच रहा था कि गुरुजी भी सबकी परीक्षा लेते हैं। लाइट गोल हो गई, रिकॉर्डिंग बंद हो गई और आचार्य श्री जी बोल रहे थे। सामने करीब 700 से ऊपर बालिकाएं बैठी थीं। 700 से ऊपर बालिकाओं से गुरुजी जो बात कह रहे थे, बस मैं वो बात आज पुनः दुनिया के बीच में रखना चाहता हूँ। आचार्य भगवंत ने 700 बच्चियों से एक साथ पूछा, आपके स्कूल बैग में क्या क्या रहता है? बच्चे तो बच्चे थे। बच्चे ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, पुस्तकें रहती हैं, टिफिन रहता है, कंपास रहता है। फिर आचार्य श्री जी खुद गिनाने लगे। देखो, आपके बैग में पुस्तकें रहती हैं, कॉपी रहता होगा, उसमें पेंसिल रहती होगी, कंपास रहता होगा, लंच बॉक्स रहता होगा, पानी की बोतल रहती होगी, उसमें डस्टर रहता होगा, उसमें एक रबड़ होती होगी मिटाने वाली। फिर पूछते हैं गुरुवर बहुत अच्छे से, रबड़ रखते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी, रबड़ रहती है।
बैग में क्या क्या रहता है? बैग में कॉपी, किताब, पेंसिल, डायरी, रबड़, पेंसिल, डस्टर, इरेजर, पानी की बोतल, उसी में भोजन। और कुछ रहता है? आचार्य श्री जी पूछ रहे थे, और कुछ रहता है बैग में? सब चुप। फिर गुरुजी कहते हैं, इसके अलावा भी उस बैग में, स्कूल बैग में माता पिता की उम्मीदें भी रहती हैं। जैसे ही ये शब्द गुरुवर ने कहा और शरीर से जैसे ठंडी में किसी ने ठंडा पानी लगाया हो हाथ में, तो अचानक पूरे शरीर पर रोम निकल आते हैं। ऐसे पूरे शरीर में रोमांच निकल आया। आचार्य श्री जी का ये जो प्रौढ़ चिंतन था, गुरुजी कह रहे थे कि उस स्कूल बैग में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की बुक्स रहती हैं, कॉपी रहती है, पेंसिल रहती है, पेन रहता है, इरेजर रहता है, कंपास रहता है, पानी की बोतल रहती हैं, जिसमें टिफ़िन रहता है, उसमें ध्यान रखिएगा माता पिता की उम्मीदें भी रहती हैं। माता पिता कितनी उम्मीद के साथ आपको स्कूल विद्यालय भेजते हैं। आचार्य श्री जी की वो बात सुनकर के बहनों के हाथ जुड़ गए, सारी बच्चियों के हाथ जुड़ गए, और 2-3 साधुओं की वहाँ पर लिखने की आदत बनी रहती थी। लगातार वो अपनी डायरी, पेन, पेंसिल लगा करके लिखना शुरू करते थे, लिखते ही रहते थे। और गुरु जी की बात नोटिफाई होना शुरू हुई। आचार्य श्री जी कहते हैं, सिर्फ माता पिता की बैग में उम्मीदें नहीं हैं, रिश्तेदारों के तानों के जवाब भी उस बैग में रहते हैं। रिश्तेदार ताना देते हैं, किस बात का? तुम्हारे मोड़ा मोड़ी कैसे हो रहे, जो मोड़ा बिगड़ रहा हो, जो ऐसो हो रहा हो, जो ऐसो हो रहा हो, देखो माधुरी तुम अपनी मोड़ी संभालो, मोड़ी के लक्षण ठीक नहीं है। देखो भैया कविता, तुम्हारी मोड़ी भी इधर से उधर भाग रही है। कितने ताने सुनती है माँ। उन सारे तानों के जवाब रहते हैं उस स्कूल बैग में। फिर आचार्य भगवंत और अच्छी बात कहते हैं कि स्कूल में माता पिता की उम्मीदें, स्कूल में तुम्हारे रिश्तेदारों, स्कूल बैग में तुम्हारे रिश्तेदारों के तानों का जवाब, उसी बैग में तुम्हारे जीवन के सपने भी रहते हैं। उसी बैग में, बच्ची के बैग में सपना रहता है इंजीनियर का, कलेक्टर का, आईएएस ऑफिसर बनने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। क्या कुछ नहीं रहता है। आचार्य भगवंत तो पहले अंग्रेजी माध्यम को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, हिंदी उनकी प्रिय विषय रही है। भाषा गुरुवर हमेशा कहते थे कि माध्यम हिंदी होना चाहिए, फिर उसके बाद आप कुछ भी सीख लें। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक स्कूल बैग में क्या क्या होता है। स्कूल बैग में माता पिता की उम्मीद, स्कूल बैग में रिश्तेदारों के तानों का जवाब, स्कूल बैग में उस बच्चे के सपने, स्कूल बैग में उसी के और माता पिता के भविष्य का नक्शा भी होता है। माता पिता इन्वेस्ट करते हैं आपकी MBBS की पढ़ाई के लिए, चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई के लिए, CA CFA की पढ़ाई के लिए आपको फॉरेन भेजती हैं। यहाँ पर कोई खेत बेचा होगा माता पिता ने, और खेत बेच करके ये सोच करके कि एक बार बच्चा विदेश से पढ़ करके आ जाएगा तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। क्या कुछ है, आपके भविष्य का नक्शा भी उसी स्कूल बैग में आचार्य भगवंत कहते हैं दिखाई देता है। फिर लास्ट में गुरुजी कहते हैं, उसी स्कूल बैग में हमारे भी सपने रखे हुए हैं, इस बात को भूल मत जाइएगा। आचार्य श्री जी ने कहा प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बेटियों से कि उसी स्कूल बैग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस के बीच में गुरुजी का एक सपना भी है, स्वस्थ वतन का, स्वस्थ तन का, स्वस्थ मन का, स्वस्थ चेतन का, स्वस्थ धन का। ये जो सपने थे, ये गुरुजी ने भारत की वसुंधरा के लिए देखे।
उसी स्कूल बैग के अंदर गुरुजी का सपना है, माता पिता की उम्मीदें हैं। उसी स्कूल बैग के अंदर तुम्हारे भविष्य का नक्शा है। उसी स्कूल बैग के अंदर परिवारजनों के, रिश्तेदारों के तानों का जवाब है। उसी स्कूल बैग के अंदर तुम्हारे पिता के माथे का पसीना भी है। आप तो स्कूल में, बड़े बड़े विद्यालयों में बहुत अच्छा पढ़ते होंगे। माता पिता अपनी औकात से ज़्यादा अपने बच्चे को देते हैं। जितनी उनकी हैसियत नहीं होती उससे भी माता पिता पार जाते हैं। बेटा भैया दे दो, 25,000 दे दो, अबे मौड़ी की फीस भरनी है। क्या कुछ नहीं रहता है कि स्कूल बैग में, लेकिन जब उसी स्कूल बैग में ड्रग्स निकलती है, उसी स्कूल बैग में सिगरेट का पैकेट निकलता है, बियर की बोतल निकलती है, उसी स्कूल बैग में और भी अनैतिक वस्तुएं निकलती हैं, बैग में भी निकलती हैं और विद्यार्थी के पास से भी निकलती हैं, तब माता पिता क्या सोचते होंगे? मैं इसको जितना मांगता है उतना देता हूँ, और ये मुझे, मैं जितना देता हूँ उसका आधा भी नहीं देता। 100/100 का पेपर सॉल्व करना चाहिए था, आपने 100/65 लेकर के आए, 100/75, 80, 85 लेके आए। आपके पिता आपसे पूछ सकते हैं, बेटा 100 रुपये में 65 रुपये वापस कर रहे हो, 35 रुपया कहाँ गए? आप चुप हो जाते हैं। रायपुर के दादाबाड़ी से, मालवी चौक से निकलती हुई बेटियों की, लड़कों की जो भीड़ थी, और जब स्कूल और विद्यालयों के बाहर के ठेले में वो लगातार सिगरेट बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिला करके वहीं पर बियर अवेलेबल कराते हैं। इस वक्त पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम पे ये बात हम क्यों डिसाइड नहीं करते हैं कि किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बाहर, सरकार ये बात क्यों डिसाइड नहीं करती है कि किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के सराउंडिंग 500 मीटर एरिया में किसी भी प्रकार का कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, उसके अलावा किसी भी प्रकार की बियर इत्यादि की दुकानें नहीं रहेंगी। आप पवित्र नगरी बनाने के लिए मंदिरों को पवित्र मंदिर समझते हैं, विद्यालय भी मंदिर से कम नहीं होता है। मैं तो जिस स्कूल में पढ़ता था, विद्यालय में पढ़ता था, उसका नाम ही था सरस्वती शिशु मंदिर। जब मंदिर रख ही दिया है उसका नाम, तो मंदिर ही सिर्फ नहीं, मंदिर के आसपास की पवित्रता बनाना भी सरकार का, पुलिस वालों का एक नियमित कर्तव्य होता था। वहीं से भविष्य निकलता है। उसकी उपेक्षाएं होती रहीं, आचार्य भगवंत लगातार वो सब चीज़ें अपनी नज़रों में देखते रहे। फिर आचार्य भगवंत की वह धारणा अकाट्य होती चली गई कि मंदिर और विद्यालय का एक जोड़ा बनाना पड़ेगा। जहाँ विद्यालय होगा वहाँ पर एक मंदिर भी होगा, जहाँ एक मंदिर होगा वहाँ पर एक विद्यालय भी बनाएंगे। और आचार्य भगवंत ने प्रायः करके जिन भी तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार किया, वहाँ पर एक बड़ा विद्यालय जरूर बनाया। बड़ा विद्यालय बनाया, रामटेक के शांतिनाथ भगवान जी का उद्धार किया, पूरे मंदिर का नवीनीकरण किया, जीर्णोद्धार किया, नए मंदिर का निर्माण किया। तो 100 करोड़ रुपए की लागत लगा करके एक विद्यालय बनाया। हमने आचार्य श्री जी से पूछा कि भगवान, इस विद्यालय को मंदिर के साथ जोड़ने के पीछे का कुछ और भी उद्देश्य रहता है? तो आचार्य श्री जी मुस्कुरा करके कहते हैं, बड़े चलते चलते जवाब देते थे गुरुदेव। गुरुदेव ने मुस्कुरा करके कहा कि देखो, खिचड़ी खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन दिमाग में खिचड़ी पकाने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उसी वक्त गुरुवर जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शब्द को सुन रहे थे। पहले गुरुजी जानते नहीं थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, हार्डवेयर इंजीनियर क्या होता है। फिर धीरे धीरे पता चला कि डाटाबेस का काम करने वाले जो अच्छे कुशल अभियंता होते हैं उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। तो आचार्य जी कहते थे
कि जैन समाज का सॉफ्टवेयर भी तो सुधारना है। ये सॉफ्टवेयर सुधरेगा तो ये हार्डवेयर अच्छा रहेगा। आचार्य श्री जी की शैली थी, शरीर स्वस्थ रहेगा जब मानसिकता स्वस्थ रहेगी, और मानसिकता जब स्वस्थ रहेगी जब विद्या स्वस्थ रहेगी। और जिस विद्यालय के बाहर ही हमने 6 घंटे मेहनत करी, लड़का ने बाहर निकल करके एक पान पराग का गुटखा माड़ी चंद राजश्री मुंह में डाला और फूंकते हुए, दादागिरी करते हुए तेज स्पीड में बाइक चला करके निकल गए। ये विद्यालय नहीं है, और इन विद्यालयों की झंकार से बहुत ज़्यादा पल्लवन और पोषण होता नहीं है। आचार्य भगवंत की धारणाएं लगातार पक्की होती जा रही थी, और गुरुजी विद्यालय और मंदिर का कॉम्बिनेशन बनाने में लगे रहे। इंदौर में तो आचार्य भगवंत ने कमाल किया कि गुरुवर ने पहले विद्यालय बनाया, उसके बाद जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनाने की वहाँ पर प्रेरणा दी, जो मेरे दिमाग में तो 70% बन गया है। धरती पर उसको तैयार होने में 10 साल जरूर लगेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में इंदौर रेवती रेंज का जो पूरा का पूरा मंदिर था वो 70% तक तो बन करके तैयार है। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद ऐसा लगा। रामटेक में देखा, देवोदय प्रतिभा स्थली प्रथम विद्यापीठ जबलपुर में भी आचार्य भगवंत ने इतनी बड़ी विद्यापीठ बनी है। वो वास्तव में वो विद्यापीठ है कि जहाँ पर किसी भी बेटी को प्रवेश दिलाने के बाद बेटी के बारे में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती। आचार्य भगवंत कई बार कहते थे कि ज्ञानोदय विद्यापीठ में दिमागदार तेज तर्राट बच्चों का एडमिशन हो या ना हो पता नहीं, लेकिन जो भी बच्चे का एडमिशन होता है वो बच्चा पुण्यात्मा होता है, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि पुण्य का सहारा लेकर के ही दुनिया के सारे काम होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एडमिशन में आज तक किसी साधु का भी सोर्स नहीं लगा। बेटियों और बहनों ने जो पैमाने तय किए, उन पैमानों में जो फिट बैठा उन्हीं को अंदर लिया, और बाकी लोगों को चाहते हुए भी उन्होंने बाहर कर दिया, क्योंकि पैमाने गुरुदेव के बनाए गए थे। शुरुआत में बहुत बुरा लगता था कि प्रतिभा स्थली में किसी महाराज जी की भी बात नहीं सुनी जाती है। फिर बाद में समझ में आया कि वास्तव में नहीं सुनने पर अच्छे रिजल्ट परिणाम सामने आते हैं। आज प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, चाहे वो जबलपुर हो, इंदौर हो, डोंगरगढ़ हो, रामटेक हो या ललितपुर हो, और आगामी भविष्य में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के आशीर्वाद से संभवतः ऐसी उम्मीद है कि बंबई में भी एक प्रतिभा स्थली खुलेगी। क्योंकि लोग लगातार समझते सुलझते चले जा रहे हैं। इंसानों को, व्यक्ति को दिखाई देने लगा है, जिन स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, वो बेटियां एक अलग तरीके का व्यवहार करती। वो बच्चे भूल जाते हैं कि बैग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हमारे गुरु का मनोभाव भी जुड़ा है, परिवार का पोषण भी जुड़ा है, उम्मीदें भी जुड़ी हैं। और जब लगातार कोई बच्चा कोटा में जा कर के सुसाइड करता है, आरटीआई की जानकारी निकाला करिए, कभी बैठे बैठे जब कोई काम ना रहे तो जानकारी निकाला करिए कि रायपुर शहर में कितने बच्चों ने आत्महत्या करी। कोटा यूनिवर्सिटी, पूरे कोटा में पिछले साल कितने बच्चों ने आत्महत्या करी। कुल भारत में पढ़ाई के डिप्रेशन से मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। एक बार आरटीआई की जानकारी निकाल के भारत सरकार से पूछिए। बैठे बैठे कुछ किया करने से दिमाग खुलेगा। फिर आचार्य भगवंत लगातार बेटियों पर काम करते रहे, बढ़ाते रहे, और एक दिन ऐसा आया, आज भी मुझे वो बात उसी की प्रतिभा स्थली की ही याद है। एक प्रतिभा स्थली की ब्रह्मचारिणी बहन आकर के आचार्य भगवंत से कहती है, गुरुदेव अभी तक हम गलंत खाते थे, आज से गलंत का त्याग करना चाहते हैं। प्रतिभा स्थली की बहन थी, गलंत खाती थी। गलंत में क्या खाते हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज जी
थोड़ा सा कफ की शिकायत रहती थी तो अदरक खाते थे, कच्ची हल्दी भी खाते थे, तो वो भी एक लगता था मुझे, लेकिन मैं गढ़ंत का त्याग करना चाहती हूँ। आचार्य सिंह जी ने देखा और गुरुवर एक शब्द में बोलते हैं सारी बहनों से कि गढ़ंत का त्याग करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले मन गढ़ंत का त्याग करो। सुनिएगा आप, गढ़ंत का त्याग करो या ना करो, लेकिन जीवन में सबसे पहले मन गढ़ंत का त्याग करो। ये संदेश सिर्फ बहनों को नहीं था, ये संदेश हम लोगों को भी था। आंख बंद करके जो हमारी एक ख्वाब देखने की शैली है, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, ये जो ख्याली पुलाव पका करके हम अपने आप को भ्रम में रखते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं मन गढ़ंत का त्याग करो, झूठे सपने देखने का त्याग करो। और जिस सपने को 2-4 बार देख लो, फिर उसमें पुरुषार्थ करके उसको जीने का पुरुषार्थ करोगे, तब सपने सच होते हैं। नहीं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो लोगों ने बहुत देखे हैं। आप भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते होंगे, रात में सोते होंगे, सोते सोते जब कभी टीवी स्क्रीन चल रही होती होगी, उसमें रोल्स रॉयस कार देख ली, तो फिर इच्छा तो होती होगी मैं भी काम करूँगा, मेरी भी एक रोल्स रॉयस होगी, मेरी पत्नी के गले में एक हीरे की वो होगा, कंठाहार होगा, उसके उसमें भी कुंडल होंगे, उसके भी केयूर होंगे, मोती की वो होंगी। क्या करते हैं ये सब? क्या है? मन गढ़ंत, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। एक सीरियल चलता था कभी। गुरुदेव कहते हैं सबसे पहला काम है गलंत छोड़ने से पहले, आलू प्याज छोड़ने से पहले, अदरक मूली लहसुन कांदा छोड़ने से पहले, गलंत छोड़ने से पहले मन गलंत का त्याग करो। जो चीज आपकी आंखों में दिखाई नहीं दे रही है, जो चीज तुम्हारे पुण्य में दूर दूर तक पाने की उम्मीद नहीं है, तुम उसी चीज के पीछे बार बार लगे हुए हो। इस चीज को, ये शब्द संवाद थे बेटियों को सुधारने संवारने वाले, हम लोग सुनते रहते थे, बेटियां भी सुनती रहती थी, बहनें भी सुनती रहती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी बोल करके छोड़ करके चले जाते, हम भी सुन करके भूल जाते। तो किसी भी भूली बिसरी बातों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पुराने ज़माने में जब आप खजूर छाप डालडा खाते थे कभी? नहीं खाया? खाया है? देखा है? नहीं देखा? एटलस की साइकिल याद करो, याद करो। जब आचार्य सिंह जी को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, गुरुजी कहते थे जनरल डिब्बे में सफ़र करने का मज़ा बहुत अच्छा आता है। हमने गुरुजी से कहा कि आप तो एक ही बार चढ़े थे ट्रेन में, तो जी बोलते नहीं नहीं 2 बार चढ़ा ट्रेन में। 2 बार में आपने क्या देख लिया, जनरल डिब्बा और एसी डिब्बा? बोले चढ़ा 2 बार, देखी तो ट्रेन हमने कई बार है ना। तो हमने कहा आचार्य सिंह क्या है? बोले जनरल डिब्बे का मज़ा अलग है। जनरल डिब्बे में भांति भांति के लोग बैठते हैं, किसी की अचार की खुशबू आती है, किसी की पापड़ की आती है। तो एक महाराज जी हंस करके बोले किसी की बीड़ी की भी आती है। तो आचार्य सिंह बोलते हैं तुमको हमेशा उल्टी चीज़ क्यों दिखाई देती है? नहीं नहीं, असल में है क्या, हम ऐसा कह रहे हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि बीड़ी की भी खुशबू आती है, तो बोलते हैं हाँ देखो ऐसा, हम हमारी तरफ देखें, देख ये क्या बोल रहा है। हमने कहा आचार्य सिंह बड़े महाराज जी हैं। तो गुरुजी फिर बोलते हैं जनरल डिब्बे का मज़ा इसलिए अलग है कि जनरल डिब्बे में रह कर के हम तरह तरह के लोगों की परिस्थितियों का अन्वेषण कर सकते हैं। जब आप एसी डिब्बे में बैठ जाते हैं, निजी नितांत एकांत होता है। सफ़र का आरामदायक तो रहता है, लेकिन सुखदायक भी रहे ऐसा कोई नहीं। फिर समय समय पर उसमें धीरे से चना वाला घुसेगा, फिर चना जोर गरम वाला घुसेगा, फिर ले समोसे, ले चाय, ले पानी, ले ठंडाई, कुछ ना कुछ। तो जब आप लोगों ने कभी जनरल डिब्बे में सफ़र किया है, गए आप लोग? कई लोग तो ऐसे होंगे जिनने कभी आज तक ट्रेन ही में नहीं बैठे, वे सोने का चम्मच मुंह में लेकर के आते हैं, या तो वो फ्लाइट से चलते हैं
या तो फिर वो फिर अपनी खुद की गाड़ी से चलते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ। एक सुरेंद्र जैन एसपी थे विदिशा में, जब हम लोग का 2008 में सीएसपी थे उस समय, वहाँ शायद टीकमगढ़ में होंगे। एली मौली करके दो उनकी बेटियाँ थीं। तो वो कहते थे कि जब भी मैं इनको अपने नाना नानी के यहाँ भेजता हूँ तो मैं इनको बस से भेजता हूँ, जनरल बस से। बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारे माता पिता हमको किस अच्छी परिस्थिति में रखते हैं। जब खटारा बस से जाती हैं, दुनिया भर के लोग बैठे रहते हैं, तब उनको लगता है कि गाड़ी कितनी अच्छी होती है, कार कितनी अच्छी होती है, घर कितना अच्छा होता है। तो बच्चों को ये अनुभव भी दीजिए, बच्चों को प्रॉपर चेक करते रहिए। उन घर में ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत पड़ती है जिन घरों पर आचार्य भगवंत का आशीर्वाद नहीं होता। बेटियां बड़ी होती हैं। कल ही एक महिला का आकर के हमसे कहना हुआ कि जॉब करते हैं महाराज जी, बताइए क्या करें, 2 बेटियां हैं, कैसे पालेंगे। एक ही संवाद था कि 4th क्लास तक बच्चे को घर में तैयार करिए अच्छे से, उसके बाद प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की 500 ब्रह्मचारियों के हाथ में दे दीजिएगा। जैसे सहस्र नाम स्तोत्र लिखा गया है, ऐसे ही आचार्य श्री जी ने अर्ध सहस्र स्तोत्र खुद लिख करके गए हैं। 500 ब्रह्मचारिणी बहनों के बीच में ये 2 बच्चे बहुत सहजता में बड़े होकर के पल्लवित हो जाएंगे, धार्मिक संस्कारों के साथ भी पोषित हो जाएंगे। आदमी परिवार कितना निर्विकल्प है। ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर, इंदौर, ललितपुर, डोंगरगढ़, रामटेक, जो 5 बड़ी संस्थाएं खड़ी हुई, जैन समाज को एक अच्छी सौगात मिली। आचार्य भगवंत जब उपदेश दे रहे थे, बेटियां, बहनें, हम लोग, सभी लोग, आज भी मुझे याद है गर्मी का समय था, गुरुजी थोड़ा जल्दी आकर के बैठ जाते थे, प्यास की आकुलता होती थी, धूप ज़्यादा तेज हो जाती थी। तो सुबह सुबह का प्रवचन हो रहा था, 2-3 शब्द पकड़ लिए गए। गणंत से पहले मन गणंत का त्याग करना है। दूसरी चीज़ पकड़ ली, खिचड़ी खाने से आदमी स्वस्थ होता है, लेकिन अगर दिमाग में खिचड़ी पकने लगे तो आदमी बीमार हो जाता है। और बच्चे छोटी उम्र में दिमाग में खिचड़ी पकाने लगते हैं। आपका बच्चा खिचड़ी पकाता है कि नहीं? आपको लगता है कि आपका बच्चा है? सही बताओ। शुरुआत में जब आपका बच्चा पैदा हुआ था तब कितना अच्छा घर का माहौल था। दादी के ऊपर नाक गई है, नहीं, पापा के ऊपर गई है। उसके बाद मम्मी की जैसी बिल्कुल आंखें हैं, और देखो वो कंजी दिखत है मौड़ी अपनी। कंजी कौन के ऊपर गई? ये तो दोनों के ऊपर नहीं गई, नहीं, बुआ के ऊपर गई है। बड़ा हुआ तो चाल चलते अपने दादाजी के चाल के जैसा चलता है। कितने अच्छे शुभ लक्षण दिखते थे बच्चे के अंदर। जब बड़े होकर के बच्चे हरकत करते हैं तो फिर अपन भगवान से पूछे, भगवान जो मोड़ा कौन के ऊपर गया? कौन के ऊपर? कौन की छाया पड़ गई तुम्हें? बचपन में तो तुम्हारी आंख तुम्हारी माँ के जैसी थी, तुम्हारी चाल तुम्हारे दादा के जैसी थी, तुम्हारे चेहरे का नाक नक्शा तुम्हारे पिता के जैसा था। बाद में किसकी छाया पड़ गई? और जैसी छाया दूसरे की पड़ी, वैसे ही बच्चे लाइन से बेलाइन होना शुरू हो गए। अगर आपके बच्चे आपके अंडर कंट्रोल हैं तो ये प्रवचन आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर जवान बेटी है, बेटी की चिंता हो रही है, तो शुरुआती दौर है बंधुओं, आचार्य श्री जी की उस प्रतिभा स्थली में अपने बच्चों को एडमिशन कराइएगा। जो तकलीफ़ें, जो सामाजिक दिक्कतें आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले इस पूरे भारत की वसुंधरा पर थीं, आज वो सोशल प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर की बेटियां कॉन्वेंट स्कूलों में टफ कंपटीशन करके पास होती हैं। उनका बैकग्राउंड अलग है, उनके बैकग्राउंड में 1000 प्रॉब्लम है। 70 करोड़ हिंदू अगर अपनी बेटियों को कहीं पढ़ा रहा है, उसके पीछे एक विकसित होने की उसकी भावना है। लेकिन आप तो संपन्न घर के लोग हैं, स्थापित व्यवसाय है, खुद का अच्छा मकान है, अच्छा बैंक बैलेंस है, समाज में अच्छा रुतबा है, घर के अंदर गाड़ी है, सोना है, चांदी है, सब है।
फिर उस तरीके की शिक्षा बेटियों को मत दीजिए कि आपकी बेटी आपके घर का स्थापित व्यवसाय, परिवार की शुद्धता, गोत्र की शुद्धि, पूरे का पूरा धन छोड़ करके किसी और काले कलूटे से बोले सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ऐसा मत पढ़ाइए अपनी बच्ची को। बच्चियां पढ़ती हैं 18, 19, 17 साल की उम्र में, बच्चियां 8-8 साल रिलेशनशिप में रह चुकी होती हैं। छोटी सी भी बच्ची है, गुरुजी बोलते थे हमेशा कि खेत में खड़ी खेती और घर में जवान बेटी बहुत सलाती है। माँ बाप का दिल धक करता है जब कोई उससे प्यार से बात करता है। अचानक कोई लड़का आपसे प्यार से बात करने लगे तो पिता बार बार सोचता है जो हमसे प्यार से बात कर रहा है, लिफ्ट दे रहा है, सहयोग कर रहा है, इसकी हम पे नज़र है कि हमारे घर पे रखे हुए धन पर नज़र है। तब सोचता है इंसान। आप इतना सोचते नहीं होंगे। मोहल्ले में एक बुलेट दिन में 5 बार निकल जाए तो पहले के ज़माने में मोहल्ले के लड़के बुलेट पकड़ लेते थे। क्यों? तो इसी मोहल्ले में इसी बुलेट से क्यों निकलता है रे? 7 ही बजे क्यों निकलता है? 6:30 पे क्यों निकलता है? रात को 9 बजे क्यों निकलता है? पहले बुलेट पकड़ ली जाती थी, लड़कों को ठोक दिया जाता था। 2, 4, 5 चपत पड़ती थी, झगड़ा होता था 2 ग्रुप में। उसके बाद ये डिसाइड होता था कि ये बुलेट वाला लड़का इस मोहल्ले से नहीं निकलेगा। मोहल्ले में आज तो स्ट्रीट डॉग रखे जाते हैं, वो भी काट लेते हैं। लेकिन हमारा जो टाइम था, हमारे टाइम में मोहल्ले की पूरी जानकारी मोहल्ले के हर लड़के के पास रहती थी। मोहल्ले में किसी भी लड़के की कोई भी गाड़ी इधर उधर निकली नहीं कि सामने हम लोगों ने उसको समझाया। आपने कभी समझाया ऐसा? नहीं समझाया होगा। तुम वो अपने आप से फुर्सत कहाँ है तुमको? तुमको तो बस मूवी देख लो, वाईफाई चलवा लो, नेटफ्लिक्स देख लो, हो गया, और रात में तानो और सो जाओ। लेकिन एक ज़माना था जिस ज़माने में बेटियां इतने प्रोटेक्टेड एरिया में रहती थीं कि हम देखते थे, परिवार के लोग देखते थे, उधर गुरु देखता था, सफल होती थी। द्रौपदी मुर्मू, चाहे उसको देख लीजिए, प्रतिभा ताई पाटिल को देख लीजिए, अपने यहाँ की सुषमा स्वराज को देख लीजिए, या सुषमा ताई को देख लीजिए। ये उस ज़माने की महिलाएं हैं जिन्होंने इस दबाव के साथ विकास करके अपने जीवन के चरम को पाया है। प्रतिभा स्थली बनाने के पीछे के गुरुवर के उद्देश्य सिर्फ एक विद्यालय की स्थापना नहीं थी, सिर्फ शिक्षा नहीं थी। क्योंकि लगातार मैं कल 2 दिन से देख रहा हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं वो सिर्फ बेटी की चिंता करते हैं। मैं सोच रहा था कि सिर्फ बेटी की चिंता 2 लोग थोड़ी कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को बेटियों की चिंता हो रही होगी। छोटी उम्र में तय करिए कि किसी भी हिंदी माध्यम के विद्यालय में अपनी बच्ची का एडमिशन कराइए। कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्वेंट स्कूल में बेटियों को पढ़ा करके बहुत ज़्यादा दिमाग खोलने की। सिर्फ 4th क्लास तक बच्ची को घर में संभालिए, उसके बाद प्रतिभा स्थली की बहनों को दीजिए। प्रतिभा स्थली की बहनें 12वीं कक्षा तक माध्यम हिंदी का रखेंगी और बच्चों को सब सिखाएंगी। उसके बाद वहाँ से अभी आप देखेंगे कि बेटियाँ MBBS कर रही हैं, अभी बेटी ने सिविल जज का एग्ज़ाम पास किया, अभी बेटियाँ डिप्टी कलेक्टर बन कर के बाहर आई, वहीं से बेटियाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रही हैं, वहीं से बेटियाँ बाहर निकल के CFA कर रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही हैं। एक पूरी लिस्ट चेक करिए एक बार कि बेटियाँ लास्ट आउटपुट बेटियाँ क्या देती हैं। जब आपको पता चलेगा कि इतना अच्छा कुछ निकल रहा है, शुद्ध भोजन भी मिल रहा है, साथ ही साथ संस्कार भी मिल रहे हैं। संसार में रहने के अलग सूत्र होते हैं। संसार में रहने का सूत्र है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहवाद। संसार बना रहता है इन सिद्धांतों पर। संसार में रहने के ये मुख्य फंडामेंटल बेसिकली चीज़ें हैं, आपको चाहिए ही पड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ है संसार से ऊपर उठने वाली, वो सिखाती है प्रतिभा स्थली कि हिंसा करना नहीं है। हिंसा को रोकने के अच्छे सुंदरतम उपाय, अपने
परिग्रहवाद और अपरिग्रहवाद के सिद्धांतों की व्याख्याएं भी जब शाम के समय मंदिर में बैठ कर के होती हैं, शायद हम आप अपने बच्चे को कभी दे ना पाएँ। धन की आवश्यकता भी है और धन को तरीके से छोड़ने का प्रयास भी है। आचार्य जी ने उसी प्रतिभा स्थली में एक बार सारी बच्चियों से पूछा था, मैं आप लोगों से पूछूंगा, वो दुर्योधन कहाँ चला गया? आचार्य जी बहुत प्यार से पूछ रहे थे, कहाँ गया वो दुर्योधन, बुला के लाओ थोड़ा सा। ऐसा करके गुरुजी देखते हैं, दिखता है क्या दुर्योधन कहीं पे? तो सब लोगों ने, बच्चों ने चिल्ला के बोला कि दुर्योधन तो चला गया आचार्य जी। चला गया? वो दुर्योधन तो कहता था कि सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे, कहाँ चला गया? जब आचार्य जी ने इस युक्तिपूर्वक बच्चों को समझाया, हम लोगों को भी समझ में आई बात कि वो दुर्योधन जो इस धरती पर जब था तब 5 पांडवों से कहता था कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। आज वो दुर्योधन इस धरती पर नहीं है, धरती कुमारी जैसी कल थी आज भी वैसी पड़ी है। न पांडव है न दुर्योधन है, दोनों चले गए। गुरुजी इस बात को कहकर के हम लोगों को सिखाते थे, आप भी सीखिए इस बात को। कितना भी धन का संचय कर लीजिएगा, कितना भी ले जा नहीं पाएंगे। अगर तुम सोचते हो कि इस धरती से ऊपर उठते वक्त तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ में जाएगी, तो बहुत बड़े भ्रम में हैं आप। दुर्योधन, वो हस्तिनापुर, वो इंद्रप्रस्थ, वो पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र, बागपत, हरियाणा सब यहीं छोड़ करके चुपचाप निकल लिया। एक वक्त आएगा आप भी चुपचाप निकल जाएंगे, निकल ही जाता है आदमी चुपचाप। आयुष्य कर्म पूरा होता है और इंसान को जाना ही पड़ता है, रोक नहीं सकते आप अपने आप को। दिपय चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन घे। आचार्यों ने मजाक में नहीं लिख दिया, यथार्थ में लिखा। उसके लिए पहले साधना करी, साधना करके गुफाओं में जंगलों में रहे, अनुभव में उतरे, गहराई पर उतर करके अंदर की चीज ला करके बाहर दिखाई। दिपय चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे। जितना भी अच्छा सब कुछ दिख रहा है बंधुओं, ज़्यादा दिन अच्छा रहने वाला नहीं। लक्ष्मी संपत्ति अपना मालिक बदलती है, तय है। कितने भी धनाढ्य आप पैसे वाले क्यों ना हो, आपकी संपत्ति का मालिक आपके रहते रहते बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। जवानी का याद करिए माँ बहनें, जब आपकी उम्र 30-35 साल की थी तो पति की जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके मायके में सोना खरीदती थी। बोलो हाँ, बोलो पहले। नहीं खरीदते थे? खरीदते थे। ऐसी कोई महिला नहीं है जिसका मायके में बैंक अकाउंट ना हो। हर महिला शादी के बाद रोज 1000, 500, 1500, 2000 जैसा मौका मिल जाए, पति का पैसा अपना पैसा, अर्धांगिनी है हम तुम्हारी। और पति भी बोलता है उठाएगी तो यही उठाएगी। तो मैं घर में खुद देखता था कि 1000-500 रोज नोट निकल जाते थे, इकट्ठे होते रहते थे। फिर मायके जाती थी, मायके जाती हैं महिलाएं, फिर वहाँ पर अपनी भौजाई के साथ जाएंगी मार्केट। फिर एक सोने की चैन दे दो, एक कुंदन दे दो, 2 कड़े दे दो, एक बाला दे दो, फिर ये दे दो, फिर वो दे दो। सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया, क्या काम आएगा हमें पहनने। जैसी बेटी बड़ी हुई, पूरी मेहनत उतार करके बेटी के गले में रख दी, बेटा हमारी तो उम्र हो गई, तुम ले लो। संपत्ति मालिक बदलती है। आप कितना भी अच्छा इकट्ठा कर लीजिएगा, कितना भी धन का संग्रह कर लीजिएगा, और बैंक में रखे धन मिट्टी होते हैं। आचार्य भगवंत कहते थे बैंक में रखा हुआ धन जीवन में तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। हाथ में पैसा आया, उसका उपयोग कर लो, तुम्हारा सौभाग्य है। दुनिया में किसी भी जुआरी की जीत क्यों नहीं हुई आज तक कि जुआरी ये सोचता है आज बहुत अच्छा पैसा जीत लिया है, इसको रख ले, कल काम आएगा। कल जैसे जुआ खेल करके फिर बढ़ाना चाहेगा, वो पैसा वहाँ से उठ करके फिर वापस रोड पे पहुँच जाता है। जब भी
जेब में संपत्ति आई और उस संपत्ति को भोगो, उसको दान करो, नहीं तो नाश निश्चित है। आप याद करके मुझे बताइए, आज से 30 साल पहले आपके पिता ने एक 20,000 रुपए की एक एफडी बनाई होगी, 30,000 रुपए की एफडी बनाई होगी, किसी ने 50,000 की, किसी ने 1 लाख की, किसी ने 5 लाख की, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले। फिर 5 साल का, उस समय 5 साल का रिनोवेशन होता था, 5 साल में पैसा डबल होता था। याद है वो जमाना? आज तो 10, 11, 12 साल में डबल करती ना सरकार, वो बैंक वाले। कितने साल में? ऐसे 10 साल तो लगता होगा। पहले 5 साल में पैसा बैंक में रखा एफडी डबल हो जाती थी। तो मैं घर के अंदर खेल देखता था। क्या? एक 50,000 की एफडी बनाई, 5 साल बाद निकाली, निकाल करके हमसे सिग्नेचर कराए। क्या हुआ? इसको रिन्यू करानी है। हमने कहा कितने पैसे की है? उन्होंने कहा ज़्यादा पढ़े लिखे मत बनो, दस्तखत कर दो चुपचाप। दस्तखत कर दिए, लेकिन पढ़ लिख तो गए थे, देखते रहते थे। उन्होंने छोटी छोटी 50,000 रुपए की एफडी बनाई, 5 साल के लिए जमा करी, 5 साल में 50,000 का 1 लाख हो गया। फिर 10 सिग्नेचर करवा लिए, तो जो 1 लाख हुए थे वो 1 लाख 5 साल बाद 2 लाख हो गए, 2 लाख 4 लाख हो गए, 4 8 हो गए, 8 16 हो गए, 16 32 हो गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पैसा आज भी बैंक में रखा है। रखने वाले बैंक में पैसा रख के पता नहीं कहां चले जाते। जितनी एफडियां आपके घर के अंदर बैंक में रखी हैं, इसमें से एक आध एफडी कभी तोड़ी है आप लोगों ने? बताइए मुझे। थोड़ा भी जो व्यक्ति सफल है अपने जीवन में, वो सिर्फ धन का संचय करता है, धन का उपयोग नहीं करता। और धन का उपयोग नहीं करना ही धन के साथ दुराभाव है। मार्केट में आज 1 रुपए, मतलब $1 के बदले में कितने का रुपया हो गया है? 92 रुपए का हो गया है। मतलब 92 रुपए भारत के, तब डॉलर एक डॉलर मिलता है। इस रुपए की कीमत को घटाने में और महंगाई बढ़ाने में उस धन का भी महत्वपूर्ण योगदान है जो मार्केट में प्रचलन में नहीं है, सिर्फ बैंकों में धरा है, सोना के रूप में डिपॉजिट पड़ा हुआ है। ये पैसा भी मार्केट कैपिटल को लॉस करता है। जैसे ही आप पैसा मार्केट से खींचते चले जाते हैं, लगातार स्टॉक करते चले जाते हैं मार्केट में, उस चक्कर में महंगाई और बढ़ती है। रोजगार बढ़ा सकते थे आप, लेकिन जितने भी सफल लोग होते हैं, जितने भी बनिया हैं इस दुनिया में, बनिए बनिए बनिए, अच्छा बनिए। आचार्य भगवंत कहते हैं इस बात को कि मार्केट के अंदर का पैसा उठा करके तुमने एफडी डाल दी। जैन समाज इतनी स्मार्ट है, हमारे यहाँ गरीबी से ऊपर उठने का तो पुरुषार्थ हमेशा रहा है, लेकिन अमीरी से चिपक करके कोई साधु संत नहीं रहे, कोई भी गृहस्थ कभी अमीरी से चिपक के नहीं रहा। अंतिम समय में चक्रवर्ती ने छोड़ा, तीर्थंकर ने छोड़ा, बलदेव ने छोड़ा, वासुदेव ने छोड़ा, कामदेव ने छोड़ा, हमारे माता पिता ने छोड़ा, और आप भी छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ के खून में है ये चीज़, दान देना। जैनी कभी किसी का पैसा नहीं मारता, कभी नहीं मारता। उसको अपने पुण्य में, अपने पुरुषार्थ में, अपने भगवान पे इतना विश्वास है कि वो अगर रास्ता चलते किसी की गाड़ी भी ठोक देगा तो दिलेरी के साथ कहेगा हमने ठोकी है, तुम चिंता नहीं करो, सुधरवा लेना, हम पैसा दे देंगे। भागता नहीं है जैनी। क्यों? क्योंकि उसको अपने पुण्य में विश्वास है। ना कभी किसी का खाया है, ना किसी का खाएगा, उसकी आदत पे है, उसके सिद्धांतों में सिखाया है। लेकिन यही जैनी जब स्टॉक करते हैं, पैसे की एफडी लगाते हैं, छल्ली लगाते चले जाते हैं। अभी तुम्हारे घर के अंदर रेट मारा जाए ना जैनियों के यहाँ, जैसी ऐसी गड्डियाँ निकलेंगी एफडीओं की। क्या है महाराज? ऐसा बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं है हमारे घर में कौन धर गो। अच्छा, तुम इतने सीधे हो गए, तुम्हारे घर के अंदर कोई 2 किलो सोना रख गो, तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमाओ नहीं है, हमाओ नहीं है, फिर भी हमाओ है, हमाओ है, हमाओ है। महाराज 1 करोड़ ले लो, 1.5 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो। ऐसा लोग करते हैं, होता है। इनकम टैक्स वाले अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो सुन लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। छापा मारो इनके घर के अंदर, हमको भी तो पता चले किस घर में कितना माल है। अब एक फुल्की के ठेले वाले के यहाँ छापा पड़ा, 22 करोड़ रुपए निकले। मैंने कहा क्या, कैसे निकले? क्यों जैन साहब कैसे निकल गए? बोले महाराज जी हमको पता नहीं चला फुल्की में इतना पैसा आता है। फुल्की बेच करके पैसे कमा लिए साहब ने। भारी आफत है।
लेकिन सबसे बड़ी आफत ये है कि आप पैसा जो है बैंक में रखते हैं। आचार्य सिंह जी ने इसका कभी समर्थन नहीं किया। गुरु जी हमेशा कहते रहे कि पैसे का जितना उपयोग करना है कर लो, फिर पैसे को दूसरों के लिए भी उपयोग करने दो। गुरुवर के शब्द थे। हमेशा गुरु जी ने कहा कि मीठे पानी का कुआं है तुम्हारे घर के अंदर, तुम 1 लोटा रोज छोड़ो। परोपकाराय दुहंती गावः परोपकाराय नदस्य भावः। गुरु जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारी आ गया, हमने अपना घर भर लिया है, इतना तो छोड़ो कि किसी दूसरे का मन और घर भी भर सके। इतने बड़े आसामी बनो कि कबीर कहे कि धरती तृप्त हुई। स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। क्या समाए? कुटुंब, सिर्फ तुम नहीं। आजकल लोग पैसे कमाते हैं, भाई को नहीं देते। भाई को क्यों नहीं देते? वो भी बड़ा हो जाएगा। आचार्य सिंह जी ने हमेशा कहा, सबसे पहले दान अपने घर में करो। छोटा भाई है उसको ऊपर उठाओ, बड़ा है नहीं उठ पाया है उसको ऊपर उठाओ। सब लोगों को पहले घर के लोगों को तृप्त कर दो। स्वामी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, पूरा कुटुंब समा जाए, फिर मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। साधु की भूख क्या है? साधु की भी 2 भूख है, एक सॉफ्टवेयर वाली, एक हार्डवेयर वाली। तो जो हार्डवेयर वाली जो भूख है हमारी, वो तो 1 पाव आटे में निपट जाती है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर वाली दिमाग की भी भूख है। दिमाग भी बार बार बोलता है इस बात को कि वक्त रहते अगर तुमने हमारा सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं किया, तैयार नहीं किया, तो वो उसको भी तो भरना पड़ता है ना। महाराज आपके सॉफ्टवेयर में क्या है? मेरे सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ है। क्या है महाराज जी आपके सॉफ्टवेयर में? मेरे सॉफ्टवेयर में रेवती रेंज का जिनालय है, मेरे सॉफ्टवेयर में जबलपुर का जिनालय है, मेरे सॉफ्टवेयर में डोंगरगढ़ का जिनालय है, मेरे सॉफ्टवेयर में एक हॉस्पिटल है, मेरे सॉफ्टवेयर में एक आचार्य सिंह जी का समाधि केंद्र है, मेरे सॉफ्टवेयर में भाग्योदय तीर्थ अस्पताल है, सॉफ्टवेयर में मेरे बीना बारा है, मेरे सॉफ्टवेयर में रामटेक है, नागपुर है। कितना कुछ है आपके सॉफ्टवेयर में महाराज। इसका सब हम ही बनाएंगे क्या? आप नहीं बनाएंगे। आप में से हर आदमी को मेरी भूख मिटानी है, और ये बिल्कुल तय है कि मेरा सॉफ्टवेयर आगे आने वाली जनरेशन के लिए काम करेगा। मेरी बनाई जो मेरी भूख है, इसको सबको पूर्ति करनी पड़ेगी। मैं मांगूंगा पूरी दुनिया से, मैं बोलूँगा कि मेरा पेट भरा है, मेरा दिमाग भी भरो, और आप भरिएगा मेरा दिमाग, क्योंकि षष्ठी पर न मैं शाश्वत हूँ ना आप शाश्वत हैं, लेकिन जिन धर्म शाश्वत है। जिन धर्म कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो शाश्वत धर्म को बनाने के लिए कभी मैं आपसे बोलूं, दुनिया के लोगों बहुत ध्यान से सुनना, किसी का हाथ पकड़ के, किसी को देख करके, घूर करके मैं बोलूं कि तुमको ये करना है, तो तुम सोचना और अपने आप से कहना, महाराज ने कहा है, हम मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि धन है, संपत्ति है, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे बच्चे का भरा है, हमारे परिवार में सबका भरा है। महाराज ने हमारी हैसियत की बात कही है तो पूरी कर दो। वो पूरी करने पर आपको भी धर्म लाभ मिलेगा। साधु को व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ अपेक्षाएं नहीं रहती हैं। आधा पाव आटा, 1 पाव आटा मिलता है, थोड़ा दाल चावल मिलता है, उसका जीवन हो जाता है। लेकिन आचार्य सिंह जी जो विजन दे गए हैं, पैतृक व्यवसाय को बढ़ाना भी तो काम है कि नहीं है? बोलो, नहीं है? और हमारे पिता की वल्दियत बहुत बड़ी है। पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ हमको लेकर के गए गुरुजी, वो हमेशा दिखाते रहे, तुम लोग अपनी अपनी जागीरें देख लो, कौन कौन से जागीरदार हैं, किस किस से वसूली करनी पड़ती है, कहाँ किस से लेना पड़ता है। हम कहते थे चाची, नया ग्राहकी भी पैदा करना पड़ता है। तो चाची बोलते थे, हाँ तुमको बंजी करने भेजेंगे तब तुम नए ग्राहकी लेकर के आना। आज गुरुजी को दिखाऊं कि नए ग्राहकी आचार्य सिंह इतने तैयार हैं, आप बस उनको आशीर्वाद देते रहिए। जिन्होंने आपके दर्शन नहीं किए, उनने भी गुरुदेव उन मंदिरों के लिए बेहिसाब संपत्तियों का दान किया है। ये गुरुदेव की महिमा है। लेकिन आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर वाला जो भूख है, इसको आप भरिएगा ज़रूर। मैं कहूँ किसी से कि आपको ऐसा करना है, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे ना करने का। आपको मेरी बात पूरी करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं इस बात को कि मैं जब कभी भी कुछ भी कहता हूँ, सिर्फ देव शास्त्र गुरु की रक्षा सुरक्षा के भाव के साथ कहता हूँ।
और आप भी मेरा सहयोग करें। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन फिर पुनः शुरुआती शब्द को लेकर के आपके बीच में रखूंगा कि आपके बैग में क्या क्या है। आपके बैग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही नहीं है, आपके बैग में गुरु का सपना भी है। तो आपके दिमाग में भी गुरुदेव का सपना होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव को भी मुझसे उम्मीद है और हम वो उम्मीद भी पूरी करेंगे। दुनिया भर में वो लोग जो पढ़ाई लिखाई अच्छी करके विदेशों में चले गए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है जैन कुल का संवर्धन, परिवर्धन और पोषण करने की। हमारे अजय कुमार जी जैन अमेरिका वालों ने लगातार आचार्य भगवंत के बनने वाले तीर्थ क्षेत्रों पर जो सहयोग कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से उनको भी साधुवाद देता हूँ। अरविंद जी को भी साधुवाद देता हूँ कि वो लगातार अमेरिका से इस पूरी की पूरी संस्थाओं का सहयोग कर रहे हैं। शब्दों को विराम देता हूँ। साथ ही साथ अच्छा कर ले, पहले विभूति समाधि कर लेता। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।